नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विद्या बिंदु सिंह जी की कहानी बेवा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बेवा। विशाखा का आज चौथा दिन था रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। बहन के दिए हुए मालपुए खाकर आज उसने खत्म कर दिए थे। कल के लिए कुछ नहीं बचा था। ये मालपुए वह लाई थी राजलक्ष्मी के बच्चों के लिए, पर लौटा दिए गए थे। राजलक्ष्मी ने कहा था, मेरे बच्चे यह कचरा नहीं खाते। विशाखा का मन हुआ कि मालपुए वहीं छोड़ दे या काम वाली को दे दे, पर जानती थी कि राजलक्ष्मी को बुरा लगेगा, इसलिए साथ वापस लेती आई थी, क्योंकि यह किसी के प्यार की सौगात थी और उस सौगात ने ही 4 दिन उसके प्राणों की रक्षा की थी। वह अपने ही घर से निकाल दी गई थी। विशाखा का मन अभिमान से भर उठा था। भीख वह मांग नहीं सकती थी। बुखार से तन मन सुलग रहा था। जिस राजलक्ष्मी ने उसे आज घर से निकलने को विवश कर दिया था, उसका नाम उसके बाबा ने बड़े प्यार से रखा था। उनकी आंखों की वह तरई थी तो रेवती दादी की आंखों की पुतली। उसके जन्म लेते ही मां को प्रसूति ज्वर ने ऐसा घेरा कि 6 महीने में ही राजलक्ष्मी की मां चल बसी। पिता निपट अकेले हो गए थे। राजलक्ष्मी की मां गोमती, सचमुच गोमती, सास ससुर की ही नहीं, टोला मोहल्ला की सभी बड़ी बूढ़ियों के सुख दुख की अनन्य सेविका। गोमती के यूं ही अचानक चले जाने से पूरा गांव शोक में डूब गया था। राजलक्ष्मी की ओर देखकर दुख से सबकी छाती फटने लगती थी, पर रेवती दादी ने उसे ऐसे संभाल लिया जिससे मां की कमी न खले। पर बेटे का मुख देखकर हृदय हाहाकार करने लगता। बच्ची की परवरिश तो वह कर सकती थी, पर बेटे के एकाकी जीवन का सूनापन भर पाना कैसे संभव हो, वे सोचती रहती थी। गोमती की चचेरी बहन विशाखा, जो गोमती की प्रिय सहेली सहपाठिनी भी थी, वह प्रायः राजलक्ष्मी को देखने के बहाने स्वयं आने लगी। उसके माता पिता भी प्रेरित करते थे। उसके आने से अतुल का कमरा, कपड़े आदि व्यवस्थित रहने लगे। राजलक्ष्मी के कपड़े खिलौने करीने से वह लगा देती। घर के कामों में भी रेवती की मदद करती। धीरे धीरे रेवती को उसकी सहायता की आदत पड़ने लगी और आवश्यकता भी महसूस होने लगी। वह देख रही थी कि अतुल भी उसके आने से सुविधा महसूस करता है और प्रसन्न भी लगता है। विशाखा साधारण परिवार की लड़की थी। पिता किसी दुकान पर काम करते थे। किसी तरह घर का खर्च चल रहा था। विशाखा 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। तीनों पढ़ने में तेज थीं, पर आर्थिक कारणों से मनचाही शिक्षा प्राप्त करना कठिन था। विशाखा ने एमए कर लिया था। कहीं नौकरी की तलाश में थी कि दोनों बहनों की शिक्षा और घर का खर्च चल सके। अतुल के कार्यालय में एक शोध सहायक की जगह पर विशाखा को काम मिल गया था। विशाखा अपनी दोनों बहनों की शिक्षा के लिए किसी तरह खर्च जुटा रही थी। खाली समय में 2-1 ट्यूशन भी पढ़ा लेती थी। एक दिन अतुल ने कहा, आप मेरी बेटी को भी पढ़ा दिया करिए। तब से विशाखा उनके घर आने जाने लगी थी और घर के अन्य कामों में मदद करने लगी थी। गोमती के न रहने पर विशाखा मौसी पर राजलक्ष्मी अधिक आश्रित हो गई। उसकी दादी कहती, मौसी तो माँ से भी अधिक प्यार करती है। यह कहावत है कि माई मरे मौसी जिए। माँ के बहुत समझाने पर अतुल राजी हुए और विशाखा व अतुल विवाह बंधन में बंध गए। राजलक्ष्मी को विशाखा ने ऐसे पाला जैसे कि उसने स्वयं उसे जन्म दिया हो। विशाखा ने राजलक्ष्मी में ही अपनी संतान का सपना पूरा होने का संकल्प लिया और अपनी दूसरी संतान को जन्म लेने का अवसर नहीं दिया। मां का सारा दुलार उस पर न्यौछावर करने के लिए 17 वर्ष कैसे सपने से बीत गए, पता ही नहीं चला। राजलक्ष्मी का विवाह बाबा दादी ने धूमधाम से कर दिया, एक ऐसे लड़के से जो घर जमाई हो। राजलक्ष्मी बिल्कुल बदल गई थी।
उसके लिए विशाखा का अस्तित्व अब एक नौकरानी के बराबर भी नहीं रह गया था। ऐसा विशाखा अनुभव करने लगी थी। आज विशाखा न माँ थी, न किसी की पत्नी, केवल एक बेवा थी। ऐसी बेवा जो अपने पति द्वारा वसीयत की हुई सारी संपत्ति और पूंजी अपनी सौतेली बेटी के लिए खर्च कर चुकी थी। बंबई महानगरी में एक बड़ा फ्लैट उसके लिए खरीद कर दे दिया था और कार भी खरीद दी थी। बदले में केवल एक सपना देखा था कि बुढ़ापे में बच्चों के साथ जीवन बिताऊंगी। उसे पूरी ममता और परवरिश दी थी। उसके बच्चों को भी उसी प्रकार ममता और परवरिश देगी, उसने सोचा था। राजलक्ष्मी के विवाह के बाद बाबा दादी क्रमशः स्वर्ग चले गए थे। अतुल भी बीमार रहने लगे थे। विशाखा ने प्राणपण से पति की सेवा की, पर बुढ़ापे में साथी का सहारा छूट ही गया। अब वह हताश हो गई। मायके में भी बहनों का विवाह कर दिया था। माता पिता वृद्ध हो चले थे। छोटे भाई ने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली थी। तीनों बहनें बारी बारी से माता पिता की देख रेख करती थीं। नाम के अनुरूप राजलक्ष्मी सारा सुख भोग रही थी। रूप गर्विता पति पर पूरी तरह शासन करने वाली वह 2 बेटों की मां भी बन गई थी। विशाखा ने दोनों बच्चों की भी उसी तरह परवरिश की थी। बदले में एक सपना देखा था, पर राजलक्ष्मी का स्वभाव दिन पर दिन उद्दंड होता जा रहा था। बच्चों को अनुशासन के नाम पर उनका दायरा संकीर्ण कर रही थी। नानी के संपर्क से अब उन्हें दूर रखने लगी थी। विशाखा का मन प्रायः ही कातर होकर अतुल को पुकार उठता था। सास ससुर की याद में वह विह्वल हो उठती थी। अब कौन था जिससे अपने मन की व्यथा वह कहती, और कहती भी तो क्या। अब राजलक्ष्मी को विशाखा का अपने घर में रहना भी पसंद नहीं था। समृद्ध घर, नौकर चाकर, ऐसे में विशाखा रेशम में टाट की पैबंद सी अनफिट लगती। उनका रहन सहन पहले जैसा ही सरल सहज था। दिखावा तो उनको आता ही नहीं था। कल से विशाखा को बुखार था। पेट भी खराब हो गया था। बुखार की नीम बेहोशी में बाथरूम तक जाते जाते कपड़े खराब हो गए थे। किसी तरह थोड़ी देर बाद हिम्मत करके अपने को घसीटती हुई बाथरूम में ले गई। किसी तरह अपने कपड़े धोए, बाथरूम धोया, बुखार में ही नहाती रही। फिर पूरे कपड़े पहने बिना ही तन पर लपेटकर बिस्तर पर निढाल होकर गिर गई। राजलक्ष्मी ने देखा तो चिल्लाने लगी, बाथरूम से बदबू आ रही है, कौन साफ करेगा? नौकरानी भी साफ नहीं करेगी। जमादारिन आ नहीं रही है। यह तुम्हारे गांव का कबाड़ खाना वाला घर नहीं है। यहां सब लोगों का आना जाना है। अम्मा, अब मेरे वश का नहीं है तुम्हारी गंदगी सहना। विशाखा का मन क्रोध, ग्लानि और अपमान से तपने लगा। उसने अपना झोला उठाया और घर से निकल पड़ी। दामाद जी ने निकलते देखा और कुछ पूछना चाहा, पर राजलक्ष्मी की तरेरती आंखों के आतंक से सहम कर चुप रह गए। विशाखा के पास केवल 100 रुपए का नोट झोले में पड़ा था, जो पोते के जन्मदिन पर उसके ऊपर से न्यौछावर उतारकर मंदिर में चढ़ाने के लिए रखा था, और रखी थी मीठे मालपुए की वह पोटली, जो उसने सोचा था कि किसी को दे दूंगी। नोट दान कर चुकी थी। उसे अपने ऊपर खर्च करना अनुचित है, पर पुआ खाना प्राण रक्षा के लिए आवश्यक है, अर्थात धर्म है। परसों ही तो गांव से आई थी। घर से चली थी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन बच्चों के मोह में हिम्मत करके चली आई थी। छोटी बहन ने मालपुए बना दिए थे। जन्मदिन पर पुए का शगुन जरूरी है। धूमधाम से एक बड़े हॉल में दौहित्र का जन्मदिन मनाया गया। बच्चे खूब प्रसन्न थे। उनके मित्र सहपाठी आए थे और उनके माता पिता भी। राजलक्ष्मी की सहेलियां भी आई थीं। सब भोजन कर चुके थे। सबको परोसने वाले 2 सहायकों से दामाद जी ने कहा कि तुम लोग भी खा लो। हॉल के 2 सफाई कर्मचारी जूठे बर्तन हटाकर सफाई कर रहे थे। खाना बहुत बचा था। विशाखा ने कह दिया कि इन दोनों को भी खाना दे दो। उन्हें भी 2 प्लेटों में लगाकर दे दिया गया। वे अपनी प्लेटें उठा ही रहे थे कि इतने में राजलक्ष्मी की प्रिय सहेली वहां आई और गरज उठी, इन लोगों को किसके कहने पर खाना दिया?
कैटरर ने विशाखा की ओर देखकर कहा कि माँ जी ने कहा था। वह टेबल के पीछे पहुंची और कहा, कितना खाना बचा है, दिखाओ। उन दोनों ने दामाद जी के कहने पर बचा हुआ कुछ खाना पॉलीथिन में भर लिया था। सहेली की पुकार पर राजलक्ष्मी भी आ गई थी। पॉलीथिन से खाना उलटवा दिया गया और सहेली ने तड़क कर कहा, अपनी प्लेट छोड़ो, हाथ धो, और 2 लोग आए हैं, उन्हें केक सर्व करो। केक प्लेटों में रखे हुए थे। विशाखा ने कहा, मैं दे देती हूं, यह देखो रखे हैं। पर राजलक्ष्मी ने तरेरती आंखों से कहा था, यह मेरी सहेली का अपमान होगा। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि 2 कौड़ी के नौकर उसकी आज्ञा न माने। आप चुपचाप बैठी रहिए, अपनी यह महानता अपने गांव में जाकर दिखाइएगा। विशाखा से न खाना रखते बन रहा था न छोड़ते। अभी कुछ देर पहले ही दामाद जी उसके लिए प्लेट लगवाकर दे गए थे। कैटरर्स ने प्लेट छोड़ दी थी, हाथ धो लिए थे। विशाखा भी नहीं खा सकी। सारा बचा हुआ खाना कुछ उस सहेली के घर गया, कुछ गाड़ी की डिक्की में रखकर घर लाया गया। थके मांदे सब लोग आते ही कपड़े बदलकर सो गए। विशाखा ने बर्तन खाली करके जितना रख सकती थी खाना फ्रिज में रख दिया। सुबह विशाखा बोली कि बचा हुआ खाना मेहरी को दे दो, नहीं तो सब फेंकेगा। राजलक्ष्मी से उत्तर मिला, उसे नहीं दूंगी, फेंक दूंगी, कल काम पर नहीं आई थी। दूसरे ही दिन विशाखा की तबीयत अधिक बिगड़ गई थी और बाथरूम को लेकर राजलक्ष्मी के कटु वचनों ने विशाखा के तन मन दोनों पर गहरा आघात पहुंचाया था। उन्हें याद आए वे क्षण जो बिस्तर पर पड़ी अपनी सास का मल साफ करने पर उनकी सास का रोम रोम उन्हें असीसता था। वह उसी दिन वहां से चल पड़ी थी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गई थी। क्षीण आशा थी कि राजलक्ष्मी स्वयं या पति अनुराग को पता लगाने के लिए भेजेगी कि मैं कहाँ गई हूं। किंतु 3 दिन बीत गए स्टेशन के प्रतीक्षालय में। वहीं नहा धोकर वह बैठी रहती। जाए भी तो कहाँ। गांव का मकान, जर जमीन सब बेचकर राजलक्ष्मी के लिए बंबई में मकान खरीद दिया था। पति के रिटायरमेंट पर मिलने वाला सारा धन भी तो उसी में लगा दिया था कि क्या करना है अपने लिए रखकर। तीसरे दिन वह भूख से बेहाल हो उठी। हिम्मत करके उठी। भीख मांग नहीं सकती थी और यहां कितने दिन रुक सकती थी। कल से 3 बार वेटिंग रूम का चौकीदार उसे टोक चुका था। आपको कहाँ जाना है, कब जाना है? वेटिंग रूम में वही लोग बैठ सकते हैं जिनका टिकट हो। चारों ओर फटे सोफे पड़े थे जिन पर सफाई कर्मचारी महिलाएं बड़ी ठसक के साथ आकर बैठती और ऊंची ऊंची आवाज में अपने घर परिवार की बातें करती थीं। एक कह रही थी, मैं तो घर से जल्दी निकल आती हूं, यहां आकर घर की किचकिच से फुर्सत मिल जाती है। जो बहू सुबह मेरा टिफिन बना देती है और चाय नाश्ता कराती है उसे महीने में तनख्वाह मिलने पर कुछ दे देती हूँ। दूसरी का मुंह फूला रहता है कि मुझे क्यों नहीं देती, क्यों दूं उसे। कभी मेरा सुख दुख नहीं पूछती, न मेरे लिए कुछ करती है। कमाती हूं, अपना खर्च चलाती हूं, ठाट से रहती खाती हूं। जो सेवा करेगा उसे दूंगी। दूसरी ने आह भरकर कहा, ठीक कह रही हो, मैंने तो अपने पांवों में खुद कुल्हाड़ी मार ली। सारी जमा पूंजी बेटे को सौंप दी कि अब मुझे केवल 2 रोटी खाकर भगवान भजन करना है। पर बाद में महसूस किया कि भगवान का भजन भी भूखे पेट नहीं होता और अब उसी भूखे पेट को भरने के लिए किसी की एवजी में काम करना पड़ रहा है। नौकरी तो अब मिल नहीं सकती। जिसकी एवजी में काम करती हूँ वह तनख्वाह का 1/4 हिस्सा मुझे देती है और घर बैठे 3 हिस्सा खुद रखकर ऐश करती है। घर में दुकान भी खोल रखी है। विशाखा चुपचाप सुन रही थी। उसे लगा कि इनकी बातें कितनी व्यवहारिक हैं। मुझे भी पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह उठी और स्टेशन की कैंटीन में जाकर उसने मैनेजर से कहा, भैया मुझे कुछ खाना है पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे कोई काम बता दीजिए, उसके बदले में कुछ खाना। मैनेजर ने उन्हें देखा, लगा कि दुखों की मारी कोई भद्र महिला है। बोले, माँ जी
आप पहले खाना खा लीजिए, बाद में बात करूंगा। विशाखा को संकोच हो रहा था, पर मैनेजर ने वेटर को बुलाकर खाना लगाने को कह दिया था। विशाखा ने धीरे धीरे खाना खाया। 2 दिनों की भूखी आंतें ज्यादा नहीं खा सकी, बस जीवनी शक्ति मिल गई थी। हाथ मुंह धोकर वह मैनेजर के पास पहुंची। बेटा, मुझे काम बता दो। मैं बर्तन धो सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, हिसाब किताब भी रख सकती हूँ। बस जब तक कोई काम नहीं तलाश लेती, तब तक यहीं एक कोने में पड़ी रहने देना। मैनेजर ने पूछा, माँ जी, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? बेटा, मैं एमए पास हूं, पर छोड़ो वह सब। नहीं माँ जी, आपको अपना पूरा परिचय तो देना ही पड़ेगा। मैं परिचय क्या दूं अपना? बस एक बेवा हूं, यही परिचय है, कहकर फपक पड़ी। आपके बाल बच्चे? और कुछ नहीं बता सकती बेटा। उनकी बातों में जो दृढ़ता और सच्चाई थी, मैनेजर उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। मैनेजर ने कहा, माँ जी, यह बंबई है, यह प्लेटफॉर्म भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ नियमानुसार भी आप ज्यादा दिन नहीं रह सकती। आप नहीं बताना चाहती तो मत बताइए, पर आप यदि मुझ पर विश्वास कर सकती हैं तो मेरे घर चलिए। वहां तब तक रहिए जब तक आपको कोई काम न मिल जाए। कैंटीन में भी रहने का इंतजाम नहीं हो सकता, क्योंकि यह भी बंद हो जाती है। आज के भोजन के बदले मैं आपसे काम नहीं लूंगा। ऐसा करके मुझे ग्लानि होगी। आपके आशीर्वाद से किसी चीज की कमी नहीं है। विशाखा मैनेजर रामशरण के घर आ गई। रामशरण पूर्वी गोंडा जिले के किसान परिवार के हैं। बाप दादा दूध का व्यापार करते थे। धीरे धीरे कई दुकानें हो गईं। फिर रेलवे की कैंटीन का ठेका मिल गया। विशाखा भी आजमगढ़ की थी। रामशरण के घर की बोली बानी रहन सहन बंबई में रहकर भी बहुत नहीं बदला था। संयुक्त परिवार था। विशाखा उस घर में ऐसी खप गई कि जैसे जन्म जन्म का नाता हो। धार्मिक परिवार था, पर विशाखा स्वावलंबी बनना चाहती थी। उस परिवार की मदद से वह कुछ घरों में ट्यूशन पढ़ाने जाने लगी। वह एक दिन ट्यूशन पढ़ाकर निकल रही थी, तभी राजलक्ष्मी की सहेली ने आवाज लगाई, अरे अम्मा जी, आप यहां? राजलक्ष्मी तो कह रही थी कि आप अपने मायके गई हैं। उसने अपने को छिपाने की कोशिश की और कहा, आपको गलतफहमी हुई है मैडम, मैं किसी राजलक्ष्मी को नहीं जानती। वह सहेली उसे घूरती हुई कुटिलतापूर्वक मुस्कुराई और चली गई। विशाखा जानती थी कि वह कितनी खुराफाती है। वह आगे जाकर कहीं छिपकर खड़ी होगी और मेरे पीछे पीछे मेरा पता ठिकाना जानने के लिए जरूर कोशिश करेगी। फिर आगे मेरा यहां रहना भी दूभर कर देगी। वह बदनामी का डर राजलक्ष्मी के मन में कुछ तो बचा ही होगा शायद। पति के सामने भी पोल खुल जाएगी, क्योंकि उसने तो पति और बच्चों से यही कहा होगा कि मैं अपने मन से मायके गई हूं, मेरा यहां मन नहीं लगता था। फिर आखिर मैं करूं भी तो क्या, जाऊं भी तो कहां? मायके में बदनामी होगी, ससुराल की और मेरी भी। उन्हें एक गीत की पंक्तियां याद आईं, जिसमें श्री राम के बिना सीता की स्थिति बताई गई है। जौनी ही रहिया सीता जई हैं, तब हुई गंभीरी हैं, नैहर लोग उबियई हैं कि कब सीता जई हैं। ये पंक्तियां सुनकर विशाखा सोचती थी कि क्या पति के बिना स्त्री की यह स्थिति हो जाती है कि मायके के लोग भी उबने लग जाएं। आज इस गीत का दर्द वह स्वयं अनुभव कर रही थी। सीता तो नारी के दर्द और सहन शक्ति की प्रतिमान है, इसीलिए सीता के माध्यम से यह दर्द व्यक्त हुआ है। सचमुच जीवन साथी के बिना जीवन की राह कितनी कठिन हो जाती है। सोचकर उनका हृदय हाहाकार कर उठा। कहीं जाने के लिए किराया भाड़ा तो हो जाएगा, लेकिन आश्रय कहाँ ढूंढूंगी? यहां तो एक परिवार जैसा आश्रय मिल गया है। उसने सीधे रामशरण जी के घर न जाने का फैसला किया और उल्टी दिशा में कुछ दूर चलती चली गई, फिर दूसरी गली में मुड़ गई। जब उसे विश्वास हो गया कि कोई पीछा नहीं कर रहा, तब ठिकाने की ओर लौटी। वह अपने काम में मन लगाने की कोशिश कर रही थी और भूलने की कोशिश भी कि रश्मि ने मुझे देख लिया है।
क्योंकि वह जानती है कि रश्मि की बात का विश्वास न करने का नाटक भी राजलक्ष्मी करेगी और प्रमाण पाने के लिए इस ओर कभी नहीं आएगी, क्योंकि वह मेरे चले आने से मुक्ति की सांस ले रही होगी कि रेशम में से टाट का पैबंद निकल गया है। मैंने तो उसे कभी सौतेली नहीं माना था, किंतु उसके मन में शायद इस सौतेलेपन का कांटा बराबर कसकता रहा होगा, तभी तो उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। उसे याद आने लगी पति के मृत्यु की बाद की घटनाएं और उसका व्यवहार। विशाखा की जमा पूंजी खर्च करा लेने के बाद उसके प्रति किए गए अवहेलना, अवमानना और तिरस्कार के भाव के वे चुभते पल आज भी उसके कानों में गर्म शीशा उड़ेलते रहते हैं। उसे याद आने लगे राजलक्ष्मी के वे वाक्य जो शूल की तरह आज भी चुभते रहते हैं। राजलक्ष्मी के तमतमाए चेहरे की अनेक भंगिमाएं आज भी उसके मन में एकदम तरोताजा हो उठती हैं। मम्मी, आपने बाथरूम गंदा कर दिया है, कौन धोएगा? और अपनी गलती न होने पर भी विशाखा उठती, नहाने के बाद भी बाथरूम धोती और फिर से नहाती। मम्मी, आज आपने महरी को क्या कह दिया था कि उसने काम छोड़ दिया? मम्मी, आप नौकर को अपने पास बिठाकर क्या बातें करती रहती हैं? आप उसे बदतमीज बना रही हैं। बच्चों को विशाखा के पास आते देखते ही वह उन्हें झिड़क देती। जाओ होमवर्क करो, पढ़ाई करो, यहां क्या कर रहे हो? उनके मन में फिर से विरक्ति का भाव जगा। वह जो भी सोचे करे, मुझे क्या करना है? मैं क्यों चिंता करूं? फिर भी उनकी चिंता जा नहीं रही थी। वह रामशरण जी से बोली, बेटा, मुझे और किसी शहर में काम दिला सकते हो क्या? आपकी रिश्तेदारी में या कहीं और? रामशरण पूछने लगे, क्या आपको यहां कोई परेशानी है? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मेरे यहां काम करने से कुछ लोगों की नाक कट जाएगी। मैं तो बेवा हूं, मेरी क्या? कहकर उन्होंने आज की घटना बता दी। रामशरण जी ने उन्हें आश्वस्त किया, आप चिंता ना करें, मैं देख लूंगा। विशाखा को लगा कि रामशरण के रूप में आज उन्हें एक बेटा मिल गया है जो उन्हें चिंता मुक्त रहने के लिए कह रहा है। रामशरण जी के घर में विशाखा भार जैसी नहीं रही। घर गृहस्थी के कामों में वह आगे आगे लगी रहती थी। रामशरण की मां को तो जैसे अपनी बहन मिल गई हो। विशाखा ने उनको अपनी राम कहानी बता दी थी और किसी ने उनके अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछा था। वहां दादी का अनुशासन चलता था। दादी भी विधवा थी, पर उनका वैधव्य उन्हें बेचारी नहीं बना सका था, बल्कि सबका ध्यान और उनके प्रति चिंता बढ़ा गया था। एक दिन रामशरण स्टेशन से आए तो एक अखबार उनके हाथ में था। उन्होंने विशाखा के सामने वह पृष्ठ खोलकर रख दिया। एक विज्ञापन था जिसमें विशाखा का चित्र, नाम व पता दिया गया था। पता बताने वाले को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, ऐसी घोषणा थी। उसे देखते ही विशाखा का मन क्रोध और ग्लानि से जलकर चेहरे पर उतर आया था। वह उठकर भीतर चली गई। रामशरण ने इश्तहार पढ़कर अपनी मां को सुनाया। लिखा था, माता जी, आप जहां भी हों घर आ जाएं, हमें फोन करें, हम लेने आ जाएंगे। राजलक्ष्मी, सांता क्रूज, बंबई। नीचे पता और फोन नंबर लिखा था। रामशरण की मां की आंखें भर आईं, पर बोली, लगता है कोई स्वार्थ और साधना है उसे, इसीलिए इतने दिनों बाद याद आई। बेटा रामशरण, हमें सावधानी से पता करना होगा कि बात क्या है। और हां, अब विशाखा को बाहर ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाने देना। पहले पता करो वहां जाकर आस पड़ोस में। रामशरण ने अपने एक मित्र को उस पते पर भेजा और कहा, अखबार में दिए पते पर जाने से पहले आस पड़ोस में पता करना, फिर उस घर में जाकर बात करना कि मैंने इस महिला को देखा है। अपना भी छद्म नाम पता बताना। वह वहां पहुंचा तो बाहर एक पड़ोसी से पता पूछा, अखबार का इश्तहार दिखाकर। पड़ोसी उत्साह से बोला, क्या आप विशाखा जी को जानते हैं? कहाँ हैं वह? बहुत अच्छी महिला थी। अचानक जाने कहाँ चली गईं? क्यों गई थीं? आप जानते हैं? मैं नहीं जानता भाई, उनके परिवार की अंदरूनी बात होगी, कहकर वह भीतर चला गया, जैसे कि आगे कुछ बताने से कतरा रहा हो।
उस घर के फाटक के बाहर एक आदमी बैठकर खैनी खा रहा था। राघव ने उससे पूछा, क्या यह राजलक्ष्मी जी की कोठी है? उसने कहा, हाँ, देखत ना ही हो का कि इतना बड़ा बड़ा नाम लिखा चमकत हो। हाँ भैया, हम ध्यान नहीं दिए। आप तो पूरब के लागत हो। हाँ भैया, हम तो आजमगढ़ गए हैं। यह कोठी की मालकिन की महतारी का पता लगावे आए हैं। कुछ जमीन उनके बिकय से रह गई रही। उनका ससुर उनके नाम से अलग कुछ जमीन बैनामा कह गए रहे। अब चकबंदी में पता लाग उन्हें यह बतावे का रहा। वही का सिलसिले में आए रहन। मुला वो तो पता नहीं कहाँ चली गई। राम जाने शहर वालन का लीला। अब जब पता लाग कि जमीन उनके नाम का है तो अखबार में खबर छपवाई हैं। ऊ बेवा जाने कहाँ दर दर के ठोकर खात हुई। इनका महल खरीद कर दे गई। हमार मौसी देवी रही देवी। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। राघव ने कहा, अच्छा भैया, तुमका जो हम बताई कि जानित है कि वो कहाँ है, तू कह का साथ देबा? राजलक्ष्मी कह कि बेचारी बेवा कह? अरे भैया, वह हमार मौसी हैं। हम उनके साथ देबे कि ई कंटाइन के? आज एक हफ्ता से हिया रुके हन। मुला जैसे हम कुकुर बिलार हों, नौकर लाए के कौरा डार जात है। राघव ने कहा, आप हमको कुर्ला स्टेशन पर मिलो ठीक 10 बजे, लेकिन किसी को यहां बताना नहीं कि कहां जा रहे हो। हमें अपन नाम गांव पता ठीक से लिखाए दो। राघव से विशाखा ने यह सब सुना तो आंखें छलक उठी। क्या ससुर जी को मेरे भविष्य का पूर्वाभास था? बहन के बेटे अंजनी का नाम सुनकर बोली, चलो बेटा, मैं उससे मिलूंगी। रामशरण ने कहा, नहीं मौसी, राघव उन्हें यहीं लाएंगे। अभी इसलिए नहीं लाए कि कहीं वह कोई गलत आदमी न हो। राघव को अंजनी कुर्ला स्टेशन पर मिला। उसे लेकर वह घर आए। इतने दिनों बाद भी अंजनी के घुंघराले बालों और बड़ी बड़ी आंखों को देखकर विशाखा ने पहचान लिया। दौड़कर छाती से लगा लिया। रामशरण की मां को मानस की चौपाइयां याद आ गईं। कौशल्या जब राम को छाती से लगाती है। बातें होती रहीं। इतने वर्षों का अंतराल सिमट गया था। अंजनी ने लेखपाल का लिखा रुक्का दिखाया। एक बाग और 12 बीघा जमीन विशाखा के नाम बैनामा थी। विशाखा को वहां जाना पड़ेगा। विशाखा का मन विरक्त हो चुका था। वह बोली, क्या करूंगी वहां जाकर और संपत्ति लेकर? किंतु रामशरण की मां ने उसे समझाया, अभी तुम्हारा बुढ़ापा सामने है। अपने लिए सोचो। उन अपने के लिए सोचो जो तुम्हारा अंतिम समय तक साथ देंगे। तुम जाकर सब लिखा पढ़ी करके फिर आ जाना। जब तुम्हारा मन करे आना, जहां मन करे वहीं रहना। अब दुख ना सहना। बेवा होना तुम्हारा अपराध नहीं है कि उसका दंड भोगो। पति पत्नी दोनों में से एक को तो पहले जाना ही पड़ता है। उनकी याद में कुछ करो, समाज के लिए कुछ करो। बहुत सी बेवा स्त्रियों को तुम्हारी जरूरत है। अंजनी के साथ विशाखा अपने गांव लौट आई थी। अपने पति और सास ससुर की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए एक विधवा आश्रम चलाने का संकल्प लिया। बेवा विशाखा अब माता विशाखा के रूप में पूजनीय है, पर आज भी वह आश्रम की गद्दी नशीन नहीं, सेविका हैं। एक दिन एक दंपति ने आकर अपना नाम पता दर्ज कराया और पूछा कि क्या विधवा स्त्रियों के अलावा और कोई यहां नहीं रह सकता। माता विशाखा ने उन्हें भीतर बुलाया। देखा तो आवाक रह गई। राजलक्ष्मी लक्ष्मी विहीन होकर सामने खड़ी थी। उसका आज्ञाकारी पति अनुराग उसके पीछे नहीं, बगल में खड़ा था। दोनों विशाखा के पैरों में झुक गए। मां, क्षमा करो। मेरे बच्चों ने मुझे प्रायश्चित करने का अवसर देने के लिए हमें घर से निकाल दिया है। विशाखा ने उसे हृदय से लगा लिया। मां हमेशा मां होती है बेटी। इस आश्रम में मैं अकेली नहीं, तमाम माताओं की देखभाल और सेवा का संकल्प लेकर ही कोई यहां रह सकता है। ऐसा नियम है। राजलक्ष्मी के चेहरे पर सेवा का संकल्प था। उसकी बहुओं ने उसका अतीत जानकर उसका भविष्य संवारने की राह दिखा दी थी। राजलक्ष्मी के दोनों बेटे और बहुओं ने पत्र में विशाखा को सारी स्थिति लिखकर पहले ही भेज दी थी।
और कुछ दिनों बाद स्वयं भी मिलने आने और आश्रम को सहयोग देने का वादा किया था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।